Dear students, Assalamu alaikum. Today is 3rd July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 10, as well as we will revise comprehension number 8 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1 and 1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, question answers and objective part of unit number 10, drug addiction, manshiyat ki aadat. The lesson is about the dangers of drugs and the benefits of rehabilitation centers. As we read in the lesson that it conveys us message that we should not be drug addicted. We should also stop others to use drugs, as well as we can help drug addicts by making them aware of dangers of drug addiction. I hope students you have learnt your question answers and prepared objective part very well. So let's move to the work pages of unit number 10. First of all, open your textbook at page 107. पेज नंबर 107 पे हमने ग्लॉसरी को जो है वो कल कंप्लीट किया था अपने लेक्चर में. ग्लॉसरी आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसको हमने जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कंप्लीट कर लिया था. इसी के साथ साथ इस पेज पे 107 पे आपको एक ऑरल एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही है. इसको आपने क्रॉस कर देना है. वर्क पेजेस करते हुए जो है वो हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी यही प्रैक्टिस रही है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, और इसके साथ साथ क्लास में भी आपको पता है मैं आपको जो भी एक्टिविटी जो हमने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है करनी होती है उसको हम टिक कर लेते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पार्ट में किसी भी हवाले से नहीं आती, उनको हम जो है वो क्रॉस कर देते हैं. इस तरह से आपको एक्टिविटीज़ टिक करवाने का और क्रॉस करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि नेक्स्ट जब आप जो है वो अपने एनुअल पेपर की तैयारी करें या टेस्ट की तैयारी करें तो वर्क पेजेस करते हुए आप प्रिसाइज हों, आपको पता हो कि आपने इन एक्टिविटीज़ को पेपर के लिए तैयार करना है और इन एक्टिविटीज़ को आपने पेपर के लिए तैयार नहीं करना. ठीक है, तो ओरल एक्टिविटी को बेटा आपने क्रॉस कर दिया है. इसके बाद आपको कंप्रीहेंशन जो है वो पेज नंबर 107 पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं. आई होप इनको आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और इनको जो है वो याद भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आंसर आपके सब्जेक्टिव पार्ट में जो सेक्शन नंबर 1 है 10 मार्क्स का आपके पेपर में आता है, जिनमें से आपको पता है 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 आउट ऑफ 8 जो है वो आपने जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, तो 10 मार्क्स उसके, यानी हर क्वेश्चन का अगर हम जो है वो 2 मार्क्स हों तो 10 मार्क्स उसके बनते हैं. इसलिए आपने इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है. और आपको मैंने बताया भी था कि ड्रग एडिक्शन जो चैप्टर है बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के हवाले से. ट्रांसलेशन पैसेज भी इसमें से ज़रूर आ जाता है और क्वेश्चन आंसर भी इसमें से आ जाया करते हैं. फिर आ जाएँ पेज नंबर 108 पे. आप इस पेज पे आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे हैं, वो हमने टिक कर लिए थे. वोकैबुलरी की एक एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है. एक्टिविटी ए है राइट द कॉन्टेक्सचुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपसे कहा गया है कि कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं आपके जो कि कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उस लेसन में, जैसे कि हमने इस लेसन में इन वर्ड्स को अगर पढ़ा है तो किस सेंस में पढ़ा है, किस तरीके से ये वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, किस पस मंज़र में ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं. ठीक है, उसको हम जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बोलते हैं. और डिक्शनरी मीनिंग होते हैं जो कि उस लफ्ज़ का मतलब अगर हम जो है वो डिक्शनरी में देखें उसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो डिक्शनरी मीनिंग्स कहलाएगा. ठीक है, तो इसमें से वैसे ये एक्टिविटी आपके पेपर में इस हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको तैयार कर सकते हैं अपने सिनोनिम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा वर्ड्स आप तैयार करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग सिनोनिम के हवाले से उतना ही आपकी MCQs की तैयारी के लिए बेहतर है. तो आप इस एक्टिविटी के सामने जो है वो लिख भी सकते हैं कि फॉर सिनोनिम MCQs ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस हवाले से ये एक्टिविटी तैयार करनी है.
इसमें से डिक्शनरी मीनिंग को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पेपर में मोस्ट जो है वो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर ये लफ्ज़ पूछे भी गए तो सिर्फ सिनोनिम वाले पोर्शन में पूछे जाएंगे, तो इसलिए सिर्फ आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को अटेम्प्ट करना है इस एक्टिविटी में। डिक्शनरी मीनिंग वाले ब्लॉक में आप एक लाइन लगा दें या क्रॉस लगा दें ताकि आपको पता हो कि ये आपने नहीं करना, ठीक है। तो आपको जो है वो मैं उर्दू मीनिंग और इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वर्ड बाय वर्ड बताती जाती हूँ, आप इसको अपने ब्लॉक्स में लिखते जाएं। आपको पता है वर्क पेजेस आपने नोटबुक पे नहीं लिखने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी बुक के ऊपर ही सारा काम करना होता है। कोशिश किया करें कि लेड पेंसिल से काम करें क्योंकि आपकी बुक जो है वो ख़राब ना हो। लॉन्ग टर्म वर्ड हमने लेसन में पढ़ा जिसका मतलब था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तवील मुद्दत या तवील वक्त उर्दू में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लिख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग वाले ब्लॉक में लिखें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद है वर्ड डिपेंडेंस जिसका मतलब होता है उर्दू में इन्हसार या दारोमदार, ठीक है। तो आप इसके लिए कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस। उसके बाद है पियर। पियर वर्ड हमने पढ़ा जो कि लेसन में इस्तेमाल हुआ दोस्त के लिए, तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में आप लिखेंगे फ्रेंड। फिर है आउटकास्ट। आउटकास्ट जो होता है इसका मतलब ठुकराया हुआ इंसान होता है, ठीक है, अछूत की सेंस में। यहाँ पे हम जो है वो आउटकास्ट बैड पर्सन के तौर पे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में लिखेंगे। रैपिड जिसका मतलब तेज़ होता है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में इसके लिए जो है वो हम फास्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। स्विफ्ट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन फास्ट कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है। फिर है आपका 6th वर्ड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जिसका उर्दू में मतलब होता है बहाली, यानी किसी भी चीज़ का वापस अपनी असली हालत में लौट आना। ख़ास तौर पे ये जो है वो पेशेंट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जब वो रिकवरी करते हैं, बेहतरी की तरफ आते हैं, वापस अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ, ठीक है। हमने देखा था कि एडिक्ट्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। रिस्टोरेशन जब हो जाती है उनकी, तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में आप इसके लिए जो है वो वर्ड लिखेंगे रिस्टोरेशन। फिर है क्रिटिकली। क्रिटिकल का वैसे मतलब होता है नाजुक या संगीन, ठीक है, लेकिन लेसन में तनकीदी नज़र से जो है वो देखना किसी भी चीज़ को, इसके लिए कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में हम वर्ड लिखेंगे सवियरली, ठीक हो गया। उसके बाद बी एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉग्नेट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये एक्टिविटी आप क्रॉस कर दें। ये आपके पेपर में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी हवाले से नहीं आती। पेज जो है वो 109 पे आ जाएं आप। ग्रामर की एक्टिविटी आपको नज़र आ रही हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लॉज। पहले भी 9th में भी हम इनको इन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी ताकि इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। रिलेटिव प्रोनाउन की एक टाइप है जिसमें आपको पता है कि वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का रोल भी प्ले करते हैं। कंजंक्शन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, आइडियाज़ को आपस में मिलाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि अ रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस आइडियाज़। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो आइडियाज़ को मिलाता है। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें देता है। और आपको पता है जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु, विच, दैट, होम, हुज़ वगैरह, ये सारे के सारे ज़्यादातर जो कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स अंडरगो मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स। हु वर्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बोल्ड फॉर्म में, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और द पीपल जो सब्जेक्ट है इसको मज़ीद इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आगे हमें दे रहा है जो कि हु से ऑनवर्ड आगे सेंटेंस में मौजूद है। इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव आपको पता है जो है वो वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है। और क्लॉज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे, जो जैसा कि हमें सेंटेंस देता है। एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे कि एडजेक्टिव फ्रेज थी, बिल्कुल इसी तरह से एडजेक्टिव जब 1 वर्ड की फॉर्म में होगा और हमें जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन देगा तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन जब एक क्लॉज की फॉर्म में, एक ग्रुप ऑफ वर्ड की फॉर्म में होगा
उसे हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। इट यूजुअली बिगन्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को इसीलिए इसके साथ अटैच करके यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया था कि हर जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो आम तौर पर रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल हु, होम, दैट, विच और हुज। एग्जाम्पल है द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, ठीक है, जो बोल्ड फॉर्म में आपको पार्ट सेंटेंस का नज़र आ रहा है वो क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक हो गया। फ्रेज और क्लॉज में आपको फ़र्क पता है कि वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन क्लॉज जो है वो अपना सब्जेक्ट रखता है, अपना वर्ब रखता है, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरे सेंटेंस या सेंटेंस के किसी भी पार्ट से मिलाने की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता, जिस तरह के सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस मुकम्मल मतलब हमें समझाता है। आगे एक्टिविटी है इसकी इसी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन से और एडजेक्टिव क्लॉज से। इसको आपने टिक कर लेना है सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं इस एक्टिविटी के आगे कि फॉर ग्रामर MCQs आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है। यूज़ आपसे कहा गया है कि हु, होम, दैट, विच, हुज वगैरह जो है वो अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। ध्यान से इसको सुनते जाना है और साथ साथ आपने इसको लिख लेना है। फर्स्ट आपका सेंटेंस है दीज आर द कलर पेंसिल्स विच आई वॉन्ट टू बाय। विच का वर्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट, हुज जिसका या जिसकी के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। द ओल्ड लेडी होम वी मेट, जिसको जिससे हम जो है वो उर्दू में इसे कहते हैं। द ओल्ड लेडी होम वी मेट इन द शॉप वॉज आमनाज ग्रैंड मदर। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो, ठीक है, उर्दू में कहेंगे। फिर है शाजिया लाइक्स द कैंडीज दैट हर फादर ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। उसके बाद बी एक्टिविटी आपकी जो है वो यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस मेकिंग में ये एक्टिविटी जो है वो की थी, आपको मैंने इमेज की फॉर्म में सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटी सेंड की थी। अगेन इसको जो है वो हम लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 जुलाई को मैंने आपको ये डायरी दी थी जिसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी था। हु, विच, दैट, होम और हुज, ये वर्ड्स जो हैं वो आपने आप से कहा जाएगा प्रॉपर जब आपके पेपर में, एनुअल पेपर में आएगा कि इसको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करें। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये मिस्टेक करते हैं इसको जब वर्ड सेंटेंसेस की फॉर्म में इन वर्ड्स को दिया जाता है, लाइक क्योंकि कॉमनली देखा जाए तो हु, विच, होम, होज वगैरह जो है वो ये वर्ड्स वैसे क्वेश्चन वर्ड हैं। ठीक है। सेंटेंस के शुरू में ये सवालिया फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होते हैं जब हम डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे ये एज रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब आपको सेंटेंस मेकिंग के लिए कहा जाता है तो आपने ये फोकस करना है कि अगर आपको पेपर में ख़ास तौर पे आपको पता है आपकी एक्सरसाइजेज में ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हैं, ये आपको जो है वो बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स में नज़र आएंगी। ये वर्ड्स एज जो है वो क्वेश्चन वर्ड के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए। ठीक है। तो आपने उनको तैयार नहीं करना अगर आप किसी भी और हेल्पिंग बुक से एक्सरसाइज को तैयार कर रहे हैं। ठीक है। आपको जो मैंने इसलिए ये इमेज जो है वो सेंड किया था कि आप इसको एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें। ठीक है। तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता है कि आपकी टेक्स्ट में ये अल्फाज जो है वो इस तरह से दिए गए थे। फर्स्ट वर्ड है आपका हु, पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। आपके नोट्स जो आपके पास मौजूद हैं P1 के पास, उसी पे जो है वो ये सेंटेंसेस इसी तरह से दिए गए हैं। फिर है विच आई हैव वर्क विच आई हैव मस्ट टू। फिर उसके बाद दैट ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। होम, ही इज़ द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट। फिर है हुज, आई मेट द वोमैन हुज सन हेल्प्ड मी। ठीक है। इसको ट्रांसलेट भी कर देती हूँ कि वो लोग, पहला जो है वो लोग जो कि ज़्यादा खाते हैं जल्दी मर जाते हैं। फिर है मुझे ये काम करना है, मुझे एक काम है जिसे मुझे ज़रूर करना है। ही टेल्स अ टेल, उसने एक कहानी या एक दास्तान, टेल का मतलब होता है दास्तान, वो सुनाता है जो कि झूठी दिखाई देती है। ठीक है। ही इज़ अ मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, वो एक ऐसा शख्स है जिसकी हम सब इज़्ज़त करते हैं। आई मेट द वोमेन,
मैं उस औरत से मिली जिसके बेटे ने मेरी मदद की थी। ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस मेकिंग आपने आई होप याद कर लिया होगी। ठीक है, इसको लिख भी लिया होगा अपनी नोटबुक में। पेज नंबर 110 पे आ जाएं अब आप। इस पे एडजेक्टिव क्लॉज जो भी हमने डिस्कस की है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी। आपसे कहा गया है कि आपने एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस में, और जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको सर्कल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन 5 सेंटेंसेस में मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन सर्कल करवा देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम एडजेक्टिव क्लॉज 1 बाय 1 करके अंडरलाइन करते जाएंगे। 2 काम करने हैं इस एक्टिविटी में, एक एनसर्कल करना है वर्ड को और फिर अंडरलाइन भी करना है। पहला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, उसमें ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। दैट वर्ड जो है वो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसको आप सर्कल कर लें। फिर है पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। हु वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको आप एनसर्कल कर लें। आई मेट द वुमेन हुज सन हैड हेल्प्ड मी। हुज वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको सर्कल कर लें। फिर है ही इज़ द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट। होम वर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सर्कल कर लें। फिर है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विच आई मस्ट डू। विच का वर्ड आपको जो है वो नज़र आ रहा है, इसको आपने सर्कल कर लेना है। ठीक हो गया। ये सारी सेंटेंसेस में आपने एनसर्कल वाली एक्टिविटी कर ली। उसके बाद अब अगला काम क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना। पहला सेंटेंस देखें, आपको इसमें एडजेक्टिव क्लॉज नज़र आ रही है। आपको पता था कि वो जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। फर्स्ट सेंटेंस है, देखें, दैट साउंड्स अनट्रू, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर है पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली। हु ईट टू मच, यहाँ से आपने इसको अंडरलाइन करना है सेंटेंस को। फिर है आई मेट द वुमेन हुज सन हैड हेल्प्ड मी। हुज सन हैड हेल्प्ड मी, ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है हुज से ऑनवर्ड। ही इज़ द मैन होम वी ऑल रिस्पेक्ट। होम वी ऑल रिस्पेक्ट, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद है आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विच आई मस्ट डू। विच आई मस्ट डू, विच से ऑनवर्ड आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक हो गया। ये सी एक्टिविटी आपके जो है वो ग्रामर एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये सेंटेंसेस इस तरह से आपको पेपर में नहीं आएंगे, बल्कि आपको जो है वो ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सेंटेंस आपको देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज अंडरलाइन की हो और आपसे पूछा जा सकता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है वो आपकी जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो ये इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख लें कि ये फॉर ग्रामर एमसीक्यूज़। फिर उसके साथ है डी एक्टिविटी, इसको भी टिक कर लें आप, ये भी आपकी जो है वो ग्रामर एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको पता है कोई भी एक्टिविटी आपके पेपर में नहीं आती। पहला सेंटेंस है आपका वेयर इज़ द बुक डैश, कि वो बुक कहाँ है। आपने इसके साथ आगे जो है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो लगानी है, यानी कि जो क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो। आप मैं बोलती जाती हूँ, आपने बुक के ऊपर लिखते जाना है। दैट यू बॉट यस्टरडे, दैट यू बॉट यस्टरडे, जो कि आपने कल ख़रीदी थी। ठीक है, वो किताब कहाँ है जो कि आपने कल ख़रीदी थी। वेयर इज़ द बुक दैट यू बॉट यस्टरडे। ठीक हो गया। उसके बाद है एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश्ड। एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज़, हु मेक्स अ नॉइज़, जो कि शोर मचाएगा। ये आप जो है वो ब्लैंक में नहीं लिखेंगे। एनी स्टूडेंट हु मेक्स अ नॉइज़ विल बी पनिश्ड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है थर्ड वन, आई नो द वुमेन हु स्टोल द पर्स। हु स्टोल द पर्स, जिसने पर्स चुराया था। ठीक है, मैं उस औरत को जानता हूँ जिसने पर्स चुराया था। हु स्टोल द पर्स, आई नो द वुमेन हु स्टोल द पर्स। स्टील की आपने फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट स्टोल, STOLE। फिर है दैट इज़ द गर्ल डैश, दैट इज़ द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ब्लैंक में क्या लिखेंगे, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। फिर है वेयर इज़ द मैन डैश, वेयर इज़ द मैन, वो आदमी कहाँ है। इसके आगे आप खुद से भी कोई लगा सकते हैं। हु नॉक्ड एट द डोर, आप लिख लें हु नॉक्ड एट द डोर, जिसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठीक हो गया। ये आपकी एक्टिविटी जो है आपको मैंने बताया कि आपके ग्रामर एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई एक्टिविटी है पिक आउट 3 पैसिव सेंटेंस फ्रॉम द यूनिट, इसको आप क्रॉस कर दें।
ये आपकी एक्टिविटी जो है वो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पेज नंबर 110 पे ही आपको राइटिंग स्किल्स जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ए और बी एक्टिविटी, इसकी दोनों एक्टिविटीज़ क्रॉस कर दें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता। पेज नंबर जो है वो 110 तक आपकी एक्टिविटीज़ थी। जितने भी वर्क पेजेस आज हमने किए हैं उनको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसमें से कुछ भी आपका लिखने वाला काम नहीं था। अगर आपने सेंटेंसेस जो है वो पहले नहीं लिखे तो वो आपने सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इसके अलावा और कोई काम भी आपका लिखने वाला नहीं है। वर्क पेजेस सिर्फ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनकी आपने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेजेस को रिवाइज़ कर रहे थे। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 जो है वो अनसॉल्व्ड हमने रिवाइज़ करना है। कम्प्रीहेंशन आपको पता है कि पैराग्राफ आपने इसको रीड आउट करना होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, फिर आपने जो है वो उसके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं पैराग्राफ में से। अगर जो है वो आपने इसको पहले नहीं किया हुआ डिटेल लेक्चर में, तो आप के यूट्यूब चैनल पे आपके लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें हमने कम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो है वो डिटेल में किए थे। आप कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 से जो रिलेटेड लेक्चर है आपका, आप उसको सुन सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बेटा डायरी अपनी नोटबुक में या डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। हमने टेक्स्ट बुक से जो काम किया है वो यूनिट नंबर 10 के वर्क पेजेस किए हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ग्रामर का जो काम था कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 अनसॉल्व्ड, उसको आपने रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है। कोई भी बात जो समझ नहीं आई वो आपने दोबारा से मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।